हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मूड डिसऑर्डर का ही, जिसमें हम परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले पढ़ा है मेनिया डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। आज कंटिन्यूशन में है, जिसमें हमारा रहेगा परसिस्टेंट मूड, जिसमें कि आपका ये डिस्थीमिया और साइक्लोथीमिया, और साथ में हमारा रहेगा अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें आपका सीजनल डिसऑर्डर भी रहेगा और डिप्रेशन के अदर टाइप्स भी रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। अदर मूड डिसऑर्डर में हमारा डिस्थीमिया, साइक्लोथीमिया डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जो कि जिसमें स्पेसिफाइड और बाइपोलर डिसऑर्डर नॉट स्पेसिफाइड भी है, और सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर भी हमारा इसमें इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे डिस्थीमिया एक कंडीशन है जिसमें कि आपका मूड है लो रहेगा। लो मतलब खुश नहीं रहोगे, डिप्रेशन जैसे सिम्टम रहेंगे, लेकिन सीवियरिटी नहीं रहेगी डिप्रेशन की। इसमें जो सिम्टम प्रेजेंट होंगे हमारे, वो सिम्टम रहेंगे एटलीस्ट 2 ईयर तक, जिसमें हमारा लिखा है एटलीस्ट 2 ईयर तक, और जिसमें कि उसके साथ साथ अदर डिप्रेशन के जो सिम्टम होंगे वो भी हमारे इंक्लूड होंगे। तो इसके साथ रहेगा हमारा, आगे पढ़ते हैं हम इसमें मोस्ट टिपिकल फीचर्स इन डिस्थाइमिया डिसऑर्डर के, जिसमें कि डिप्रेस्ड मूड है, जो कि लास्ट मतलब कि पूरा का पूरा दिन प्रेजेंट होगा, और कंटिन्यूसली इसमें जो सिम्टम है वो प्रेजेंट होंगे। इसमें आपको दिखा रखा है इधर, यहाँ पे आप पीपीटी में देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस प्रेजेंट है सिम्टम एटलीस्ट द वर्ड ऑफ द डे एंड प्रेजेंट मोस्ट कंटिन्यूसली, जिसमें कि आपका फीलिंग इनएडिक्वेसी, मतलब पर्सन को ऐसा लगेगा जिसको ये सिम्टम है कि कुछ भी चीज़ की कमी है, गिल्ट फील करेगा वो अपने आप में, इरिटेबल रहेगा, गुस्सा रहेगा, और विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, मतलब अपने आसपास के लोगों से दूर होना शुरू कर देगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंटरेस्ट भी उसका कम हो जाएगा, जो चीज़ें उसको पहले अच्छी लगती थी, जैसे हमने डिप्रेशन में पढ़ा था कि डिप्रेशन में भी सेम कंडीशन थी, वैसे ही इसमें भी प्रेजेंट है। सिम्टम ऑलमोस्ट वही हैं, बस थोड़ा सा उनकी सीवियरिटी कम है हमारे डिस्थीमिया में। नेक्स्ट इसका है इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजी हमने ये बाइपोलर में पढ़ी थी, वैसे इसमें है इटियोलॉजी। बायोलॉजिकल फैक्टर में 2 चीज़ें दी है डिस्थाइमिया की, जिसमें कि डिस्थाइमिया और मेजर डिप्रेशन में बायोलॉजिकल सिम्टम्स आते ही हैं, जिसमें 2 मेन डिफरेंस हमारे शो किए गए। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्लीप स्टडी में हमारा शो किया गया है कि जो आपका रैपिड आई मूवमेंट है, जिसमें कि जैसे जब आप सोते हो तो आपकी आंखें घूमते हैं, या जब सपने आते हैं आपको, वो वाली कंडीशन, ऐसा लगता है आपको कि ये वो जो चीज़ें हैं आपको दिख रही हैं, वो कंडीशन क्या है कि डिक्रीज़ हो जाती है लेटेंसी का हमारा यहाँ पे है कि ये टाइम है स्लीप का ऑनसेट होने से फर्स्ट रैपिड आई मूवमेंट का, जो कि नॉर्मल एक पर्सन में ये साइकिल 90 to 120 मिनट रहता है, और टोटल साइकिल है इसका। एक अडल्ट में ये जो REM लेटेंसी है वो 50 to 150 मिनट रहती है, बट जब इसमें ये है कि जब बच्चे स्टडी स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जैसे 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू कर देते हैं, अच्छे से सीरियस लेते हैं, तो उनमें ये बहुत लंबे टाइम तक जाती है, अदरवाइज़ ये 50 to 150 रहती है। इसके बाद हमारा यहाँ पे दिया है REM डेंसिटी। REM डेंसिटी है, ये है कि हमारा नंबर ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट पर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जितना हमारी आँखों की ये मूवमेंट हो रही है, ओकुलर मसल्स है जो हमारी आई की, उसकी मूवमेंट जो हो रही है पर मिनट एक कंप्लीट नाइट में, वो हमारी डेंसिटी है। तो ये वाली डेंसिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है इसमें, और जो लेटेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। 2 चीज़ें इसमें मेन की गई असेस करने वाली हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर का। जैसे हमने डिप्रेशन कंडीशन में, मेजर डिप्रेशन में पढ़ा है, वैसे ही कंडीशन इसमें भी होती है, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना शो किया गया है। नेक्स्ट कंटिन्यूशन में है हमारा न्यूरोलॉजिकल स्टडी में शो किया गया है हमारा, जिसमें कि 2 मेन स्टडी की गई थी, जिसमें न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस हैं 2 मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए और डिस्थाइमिया के लिए यूज़ किया गया है। सबसे पहले है एड्रेनल एक्सिस, दूसरा है हमारा थायराइड एक्सिस। एड्रेनल एक्सिस में हमारा रहता है यहाँ पे
जिसमें कि ये हमारा है एड्रेनल एक्सिस का शो किया गया है, यहाँ थायराइड एक्सिस जो कि टेस्ट किया गया है, जिसमें डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट यूज़ किया गया था, जो कि आपका आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पे उसका स्टिमुलेशन टेस्ट किया गया था एक टाइप से, जिसमें कि स्टडी में शो किया गया है कि ये प्रेजेंटली क्या है कि कई बार होता है कि किसी पेशेंट में ये टेस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, किसी में डायग्नोज नहीं कर पाते। तो सिग्मॉइड फ्लूइड के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आपका एक्सप्लेन किया गया सिग्मॉइड फ्लूइड के अकॉर्डिंग कि इंटरपर्सनल डिसअपॉइंटमेंट अगर लाइफ में है, मतलब कि लाइफ में अगर फैमिली के साथ या मदर के साथ किसी के भी साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो कंडीशन आपकी आगे चल के आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे चल के डिप्रेशन के कॉज कर सकती है और जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव थ्योरी है हमारी। इसमें यहाँ पे कोग्निटिव थ्योरी में आपका इंक्लूड है, जिसमें कि कोग्निटिव थ्योरी में आपका शो किया गया डिप्रेशन में भी और डिस्थाइमिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका एक्चुअल और फैंटासाइड स्टडी में शो किया गया है कि पर्सन की जो सेल्फ एस्टीम है वो डिक्रीज़ हो जाती है और हेल्पलेसनेस फील करता है। मतलब इसमें रहेगा कि पर्सन अपने आप को दूसरों से कम आंकना शुरू कर देता है, हर जगह किसी भी चीज़ में अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करना शुरू कर देगा। उसको ऐसा लगेगा कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, सारी चीज़ें उसके आसपास भी प्रेजेंट है लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ हमारे क्लिनिकल फीचर्स भी इसमें साथ में ही दिए गए हैं कि कौन सी कंडीशन कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट होने चाहिए कि इस कंडीशन को हम डिस्थाइमिया काउंट कर सके। DSM-4 TR के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, क्राइटेरिया दिया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीवियस मेजर डिप्रेशन हो पर्सन में, जो कि मतलब कि टोटल 2 ईयर तक एक ऑब्जर्वेशन उसकी कंटिन्यूसली हो रही हो, तो वो सिम्टम प्रेजेंट है। दूसरा आता है आपका यहाँ पे जब पर्सन डिप्रेस्ड है तो 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम इसमें से होने चाहिए। सबसे पहले तो पुअर एपिटाइट या ओवर ईटिंग, या तो बंदा बहुत ज़्यादा खाएगा डिप्रेशन में या बहुत कम खाएगा। इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया भी हो सकता है, और लो एनर्जी या फटीग रहेगा क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रहा है, इंटरेस्ट ही किसी चीज़ में नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट आता है, कंटिन्यू करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स को ही। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे आगे है हमारा पुअर कंसंट्रेशन और डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजन। जैसे हमने डिप्रेशन में पढ़ा था वैसे इसमें है कि किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा और वो अपना कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। हेल्पलेसनेस फील करेगा, जैसे पीछे वाली स्लाइड्स में आया है हमारा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जब 2 साल का पीरियड जब चल रहा होता है, जैसे चिल्ड्रन में 1 साल का और एडोलसेंट में भी 1 साल का है, तो पर्सन में कोई सिम्टम बिना किसी सिम्टम के नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों कैटेगरी होनी चाहिए पर्सन में। अगर कोई सिम्टम मिस है तो उसको हम डिस्थाइमिया में का डायग्नोज नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे ना तो कोई मेजर डिप्रेशन का एपिसोड होना चाहिए और ना ही 1 साल तक बच्चे में, और ना ही मेनिया का एपिसोड यहाँ पे, या हाइपोमेनिया या साइक्लोथीमिया कोई मिक्स डिसऑर्डर का एपिसोड यहाँ पे होना चाहिए। क्लियरली है कि 2 साल तक पर्सन में वो जो पीछे वाली स्लाइड में हमने सिम्टम पढ़े हैं एग्जैक्ट वही सिम्टम होने चाहिए, उसके अलावा और कोई सिम्टम प्रेजेंट ना हो। इसके कंटिन्यूशन में हम करेंगे। कंटिन्यूशन में ये सबसे पहले यहाँ पे क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर भी ना हो पर्सन में, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है या डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। अदर सिम्टम जो कि डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो कि कई बार पर्सन है सब्सटेंस अब्यूज या जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से सिम्टम अराइज हो जाते हैं, तो वो सिम्टम भी उसमें नहीं होने चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पे जो सिम्टम है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होने चाहिए, जो हमारे सोशल इम्पेयरमेंट हो पर्सन में, ऑक्यूपेशनल में प्रॉब्लम हो, या अदर एरिया में जो फंक्शनल एरिया है जिसको हम जिसमें जैसे कि कोई भी उसके थिंकिंग में या ये है जो हमारा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो, तभी हम उसको डायग्नोज करेंगे एज ए डिस्थीमिया। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट में है कि पेशेंट जो डिस्थीमिया का पेशेंट है वो
सेम जैसे लॉन्ग टर्म और इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और साइकोफार्मा थेरेपी, ये ट्रीटमेंट उसका कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले है हमारा कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी में हमारा इंक्लूड है कि पर्सन की जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज करना है खुद के रिगार्डिंग, जो कि फॉल्टी नेगेटिव एटीट्यूड है पर्सन का खुद के लिए, उसके अपने आप के लिए, तो वो हमने यहाँ पे उसका चेंज करवाना है। दूसरा आता है हमारा यहाँ पे वर्ल्ड और फ्यूचर के बारे में, और इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म थेरेपी प्रोग्राम भी हम उसको देंगे। और इसके शॉर्ट टर्म थेरेपी के साथ साथ यहाँ पे हमारा रहेगा करंट प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें क्या रहेगा कि पर्सन आसानी से जो भी उसकी प्रॉब्लम आ रही है उसको वो सॉर्ट आउट कर सके, और उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए उसको ट्रीटमेंट देना है, थेरेपी देनी है, उसका डिसीजन वो खुद ले सके। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में हमारा इंक्लूड है मेन अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल गोल होता है पर्सन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, जिसमें प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, पर्सन उसमें खुशी से आसानी से रह सके, और उसके साथ साथ उसको टीच कराना है कि वो अपने आप को रिलैक्स कैसे रख सकता है, टेंशन से फ्री कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। उसके साथ साथ अपने बिहेवियर को, अपना जो डिप्रेसिव मूड है उसका, डिप्रेस या थॉट या जो फीलिंग है उसको वो कैसे किस तरीके से आसानी से चेंज कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे इंसाइट ओरिएंटेड, जिसको हम साइको एनालिटिक थेरेपी बोलते हैं। साइको एनालिटिक थेरेपी या जिसको इंडिविजुअल इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी बोलेंगे, मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है हमारा, ट्रीटमेंट मेथड रहेगा जिसमें कि पेशेंट को खुद के बारे में समझाने की कोशिश, हाउ दे ट्राई टू क्रिएटिफाई, अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरीके से रह सकता है, और अपनी लो सेल्फ एस्टीम को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, और जो सुपर ईगोज़ को अफेक्ट कर रही है वो मेन हमारे इस थेरेपी का गोल रहेगा कि पर्सन आसानी से अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, और अपनी जो सुपर ईगो है उसको कंट्रोल वो आसानी से कर सके। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी है मेन हमारा जो स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करती है, साथ में जो सिम्टम आए हुए हैं जैसे लो सेल्फ एस्टीम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और बिहेवियर में मतलब फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है, लोगों से बात नहीं हो रही है, ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम है, तो वो मेन हो सकता है वो प्रॉब्लम पर्सन को कि हायर अथॉरिटी या अपने कलीग से ना बने, तो उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। थेरेपी की जो ड्यूरेशन है वो 12 to 16 सेशन रहेगी, और इसके साथ साथ हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन उसको दे सकते हैं। इसके सब बाद आता है हमारे यहाँ पे फैमिली थेरेपी और ग्रुप थेरेपी। फैमिली थेरेपी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को और उसकी फैमिली को भी हेल्प करना ज़रूरी है। पेशेंट आया है तो उसकी फैमिली वालों को भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ आती है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी होगा विड्रॉल सिम्टम जो हमने पहले पढ़े हैं उसको ओवरकम करने के लिए, या इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम है सोशल सिचुएशन में उनको ओवरकम करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा साइकोफार्मा थेरेपी या फार्माकोथेरेपी और हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक मेडिसिन चलती हैं। एंटी डिप्रेसेंट बेसिक रहेगा और साइकोटिक रहेगा जब पर्सन को हेलुसिनेशन और डिल्यूजन के सिम्टम आते हैं, उन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जिसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। और साथ में अगर सीवियरिटी अगर ज़्यादा हो गई है पर्सन की सिम्टम की, तब उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होगी। नेक्स्ट कंडीशन है अब हमारी यहाँ पे साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे जिसमें कि शॉर्ट पीरियड रहेगा माइल्ड डिप्रेशन का, अल्टरनेटिंग विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोमेनिया। जो डिस्थीमिया था उसमें डिप्रेशन के ही सिम्टम थे, बट इसमें जो साइक्लोथीमिया है यहाँ पे हाइपोमेनिया और हमारा डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन दोनों चलेगा। इसमें डिप्रेशन और मेनिया एपिसोड क्या साइकिल कंटिन्यू चलेगा और ड्यूरेशन साइकिल शॉर्ट रहता है और सीवियर कम होगा बाइपोलर 1 और 2 के कंपैरिजन में। एटियोलॉजी है हमारी यहाँ पे, अगर हम एटियोलॉजी देखें तो जेनेटिक फैक्टर मेन कोज करता है, क्योंकि हमने फैमिली हिस्ट्री, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस और सुसाइडल कंडीशन में देखा है कि फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, तो उनमें होने के ज़्यादा चांस है। आगे दिया है आपका यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स 2 टाइप से हैं। हाइपोमेनिक फेज़ के इंसोम्निया है,
इंसोम्निया मतलब पर्सन को नींद नहीं आएगी, बहुत कम, दो, जैसे मेनिया में हमने पढ़ा था उसमें तो 2 या 3 घंटे की स्लीप थी। यहाँ थोड़ा सा उससे कम होता है सीवियरिटी, बट जो सिम्टम हैं वैसे ही रहेंगे। हाइपर एक्टिविटी हो सकता है और फिजिकल रेस्टलेसनेस रहेगा। इरिटेबल और एग्रेसिव भी हो सकता है। ग्रैंडोसिटी और इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम, अपने आप को पावरफुल समझेगा, जैसे मैंने आपको पहले मेनिया वाली कंडीशन में आपको एक्सप्लेन किया था। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइपोमेनिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन मतलब इंटरनली मोटिवेटेड होता है किसी काम को करने के लिए, तो वो अच्छा रहेगा पर्सन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे डिप्रेसिव फेज़। डिप्रेसिव फेज़ में वही उसका इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया हो सकता है। फीलिंग इनएडिक्वेसी, अपने आप को लो फील करेगा, कमी महसूस होगी उसको। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सोशल विड्रॉल, लोगों के से मिलना जुलना कम हो जाएगा। प्लेजरेबल एक्टिविटी, जिसमें जहाँ उसको पहले अच्छा लगता था अब उसको कम लगेगा। लेथार्जी रहेगा, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। और सुसाइडल आइडिएशन भी आ सकते हैं उसमें, सुसाइड करने के आइडियाज़। इसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम पढ़ेंगे, ए पॉइंट में है कि एटलीस्ट 2 ईयर तक ये जो सिम्टम है हाइपोमेनिया के सिम्टम और डिप्रेसिव सिम्टम होने चाहिए। ना तो मेजर डिप्रेशन और ना मेजर मेनिक फेज़ होना चाहिए 2 साल तक। और जो ये सिम्टम है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से भी नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपका एक्सप्लेन किया गया है कि जो कॉज है क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होना चाहिए। क्लिनिकल सिम्टम हमारे प्रेजेंट हो सोशल में, इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशन और अदर फंक्शनिंग एरिया, तो ये अगर सिम्टम प्रेजेंट है तो ही हम इसको साइक्लोथीमिया में डायग्नोज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट है साइक्लोथीमिया का। लिथियम यूज़, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लिथियम मेनिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, जो कि आपका ये है मूड स्टेबलाइज़र, जिसमें कार्बामेज़ापिन भी इंक्लूड है, वेल्प्रिक एसिड है, वेरापिल है, और एंटी डिप्रेसेंट हम यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी और कपल थेरेपी भी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में 3 मेन पॉइंट हमारे इंक्लूड है। सबसे पहले तो है कि पेशेंट की फीलिंग को पेशेंट को एक्सप्लोर करना है, कैसे कोप अप कर सके अपने बिहेवियर को चेंज करने में। पेशेंट को आपको ऑप्शन देने हैं कि ये आपके पास ऑप्शन होंगे इस कंडीशन को सॉर्ट आउट करने के, तो कौन सा आप यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे वोकेशनल अपॉर्चुनिटी, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स पे, जितना पेशेंट का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको कोई ना कोई नया काम सीखने के लिए देना है। जैसे कि आपका हाइपोमेनिया पेशेंट है तो उस कंडीशन में उसकी प्रोडक्टिविटी, स्किल भी इंक्रीज़ होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ होती है। इसके बाद आता है पेशेंट की आर्टिस्टिक एबिलिटी को इंक्रीज़ करना है और उसके टैलेंट को यूज़ करके उसको क्रिएटिव आउटलेट देना है। मतलब जैसे कि कोई ना कोई न्यू स्किल्स आपने उसको सिखानी है, जिसके बेस पे क्या रहेगा कि पेशेंट की एनर्जी उस साइड डाइवर्ट हो जाएगी और वो अच्छे से उस चीज़ को कर सकेगा। नेक्स्ट आता है अदर यहाँ हमारे सिंड्रोम्स हैं जो डिप्रेशन और मेनिया के हैं। सबसे पहले है हमारा यहाँ पे इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया। ये जो डिसऑर्डर है ये क्रैपलिन ने डिस्क्राइब किया था, जिसमें कि सीवियर डिप्रेशन के सिम्टम आते हैं इन्वोल्यूशन पीरियड, जो कि 40 to 65 ईयर ऑफ एज है, उस एज में आएंगे। सिम्टम है इसमें इंक्लूड है हमारे एजिटेशन है, प्रेजेंस ऑफ साइकोटिक फीचर्स हैं, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जिसमें उसको लगता है कि उसके साथ लोग चीट कर रहे हैं, उसको धोखा देने की कोशिश है, उसको मारने वाले हैं। टैक्टाइल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन, टैक्टाइल में होता है उसके बॉडी पार्ट पे कुछ चल रहा है उसको ऐसा लगेगा। और ऑडिटरी आपको पता ही है जिसमें उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम आते हैं इसमें। इसके साथ साथ मतलब ये जो टर्म है आपकी बस एक सीवियरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए की गई है, बट इसका अदर कोई नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर।
इस कंडीशन में हमारा रहता है सिम्टम इंक्लूड है प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी सिम्टम, जो कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस की वजह से डिसेबिलिटी पर्सन में कॉज कर सकते हैं। ये जो सिम्टम है ना तो एंजाइटी के क्राइटेरिया को कवर कर रहे होते हैं, ना ही मूड डिसऑर्डर को। तो ये सबसे ज़्यादा ओपीडी एरिया वाले पेशेंट हैं या जो प्राइमरी केयर सेंटर वाले जहाँ पे लोग आते हैं उनमें रहता है। और सबसे ज़्यादा ये मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो हमारे पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो वो ट्रीट ही नहीं होते, क्योंकि वो किसी भी क्राइटेरिया में नहीं होते। उसको ट्रीट करने के लिए क्या रहता है कि हमें एक्सप्लोर करनी पड़ती है, पेशेंट के साथ बात करनी पड़ेगी उनके साथ, और उसको या तो किसी भी एक कंडीशन में उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा मास्क्ड डिप्रेशन। मास्क डिप्रेशन में भी जैसे हमारा ये था पहले वाला सिम्टम थे, वैसे ही इसमें है कि ये जो डिप्रेशन है, मूड डिप्रेसिव मूड ज़्यादातर हमें दिखाई नहीं देता, वो हिडन होता है। हिडन मतलब छिपा होता है। सोमैटिक सिम्टम जो कि फिजिकल सिम्टम पर्सन शो करता है, उसमें ये कॉमनली एल्डर एज में ज़्यादा होने के चांस होते हैं। सिम्टम है इसमें क्रॉनिक पेन आएगा, इंसोम्निया आएगा, एटिपिकल फेशियल पेन है और पैरास्थीसिया आएगा। डिप्रेसिव सिम्टम ये ज़्यादातर मोस्टली ये वैसे तो डिसऑर्डर की वजह से भी होते हैं, दूसरा कोई पर्सन कोई मेडिसिन ले रहा है या कोई अल्कोहल का मिसयूज हो रहा है उसकी वजह से भी ये हिडन में होते हैं। तो इसको डिटेल एग्जामिन करना पड़ेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेल सिम्टम जो फाइंड आउट होंगे तभी होंगे जब आप पेशेंट के साथ मिल के बैठ के उसको अच्छे से ट्रीट करने की, उसको एक्सप्लेन करने, उसको मोटिवेट करोगे कि वो आपको चीज़ें बता सके। और ट्रीटमेंट सिमिलर है हमारा, जैसे हम डिप्रेसिव एपिसोड में करते हैं वैसे इसका ट्रीटमेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिप्रेसिव इक्विवेलेंट। ये जो कंडीशन है डिप्रेसिव एपिसोड का पार्ट नहीं है, बट ये जो कंपेरेबल डिप्रेशन है, क्योंकि कुछ एक कंडीशन में शो किया गया है कि कुछ एक कंडीशन है जो वो क्लिनिकली रिस्पॉन्स शो करती है एंटी डिप्रेसेंट को, तो इस वजह से इसको हमने डिप्रेशन इक्विवेलेंट किया है, क्योंकि ये डिप्रेशन के जैसा ही है। सिम्टम है एगोराफोबिया रहेगा, जिसमें कि उसको फैमिलियर कंडीशन से बाहर जाके डर लगता है, जाने में डर लगता है। क्रॉनिक पेन होगा उसको, पैरास्थीसिया कंडीशन है, पैनिक अटैक भी हो सकता है, जैसे एकदम से भीड़ सामने से दिखी है तो उसको सोशल फोबिया टाइप जैसे होता है कि घर से बाहर उसको जब बताया जाता है कि आपको अकेले जाना पड़ेगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा। एल्कोहलिज्म में भी हो सकता है, एल्कोहलिक के सिम्टम है, क्योंकि वो अपनी एंजाइटी अपने सिम्टम को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, और इसमें कंडीशन में आपका रहेगा हिस्टेरिक कंडीशन भी रहेगा, अजीब अजीब सिम्टम शो करना शुरू कर देगा। ओसीडी भी हो सकता है और ईटिंग डिसऑर्डर भी पर्सन में होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन में फर्दर आपको कंडीशन डिस्क्राइब की गई है। इसमें है ना तो ये क्लासिकल कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे होते और ना ही ये टिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते, इसलिए इसको हमने यहाँ पे एटिपिकल डिप्रेशन में काउंट किया सभी। तो इसमें पॉइंट आता है डिप्रेशन विद द प्रीडोमिनेंट एंजाइटी। इस कंडीशन में क्या रहेगा कि यहाँ पे एंजाइटी ज़्यादा रहेगी पर्सन में, जिसकी वजह से क्या है रेस्टलेसनेस और एजिटेटेड डिप्रेशन के सिम्टम साथ साथ में रहेंगे। ये एंजाइटी भी मिक्स है पर्सन में और डिप्रेशन के सिम्टम भी। इसके बाद आता है फोबिक एंजाइटी डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम। ये जो कंडीशन है रोथ ने डिस्क्राइब की है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये 20 to 40 ईयर विमेन में होती है, और जिसमें कि करेक्टरिस्टिक्स है डिफ्यूज एंजाइटी है, पैनिक अटैक है और मल्टीपल फोबिया रहेंगे डिफरेंट टाइप के। डीपर्सनलाइजेशन अपने बारे में भूल जाती है, डिप्रेसिव फीचर्स भी रहेंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट और ईसीटी रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल या वर्स हो जाती है तो उस केस में। इसके बाद आता है हमारा नॉन एंडोजीनस डिप्रेशन। एंडोजीनस डिप्रेशन में होता है एंडोजीनस डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पर्सन में सीवियर सिम्टम प्रेजेंट है, और यहाँ पे नॉन एंडोजीनस लिखा हुआ है, तो ये इसमें सीवियरिटी कम है पर्सन में सिम्टम की, जिसमें कि न्यूरोटिक सिम्टम ट्रेट या जो सिग्निफिकेंट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है तभी उसमें ये आते हैं, कंडीशन के सिम्टम आते हैं। इस वजह से ये जो कंडीशन है इसको
डिफरेंशिएट कर रही है न्यूरोटिक और रिएक्टिव डिप्रेशन से। न्यूरोटिक जिसमें कि आपका ये जो हेलुसिनेटरी कंडीशन वगैरह, मतलब जैसे एंजाइटी वगैरह के सिम्टम, इसमें हेलुसिनेशन नहीं होगा, एंजाइटी के जो सिम्टम है वो होंगे। और रिएक्टिव डिप्रेशन होता है जिसमें पर्सन रिएक्ट करना शुरू करता है, मतलब कोई सिचुएशन आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा, वो कंडीशन रहती है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टेरॉयड डिस्फोरिक डिप्रेशन। ये जो है फ्लक्चुएशन है मूड में, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि नॉर्मल टू सीवियर डिप्रेशन पर्सन में होने के चांस होते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे अब्रप्ट डिप्रेशन रहेगा और एंजाइटी है, पैलर है, और हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी ट्रेट या डिसऑर्डर दोनों होने के चांस हैं। इसमें ज़्यादातर ये टीन एज में रहेगा, रिएक्टिव सिम्टम इसमें रहेंगे, या इसके साथ साथ रिजेक्शन सेंसिटिविटी रहेगी कि उनको डर रहेगा कहीं मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, लिथार्जी कंडीशन रहती है। और इसमें मोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है हमारी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, इसके साथ साथ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये हमारा ट्रीटमेंट में इंक्लूड है। इसके बाद आते हैं हमारी कंडीशन डबल डिप्रेशन। डबल डिप्रेशन में कंडीशन क्या है कि ये मेजर डिप्रेशन है, यूजली एक्यूट रहेगा, सुपर इम्पोज है यहाँ पे डिस्थाइमिया और न्यूरोटिक सिम्टम जो कि क्रॉनिक कंडीशन है वो रहेंगे। और इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट है यूजली पुअर रहता है, पर्सन का अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी एजिटेटेड डिप्रेशन। एजिटेटेड डिप्रेशन ये सीवियर डिप्रेशन है, मोटर रेस्टलेसनेस के साथ और एजिटेशन रहेगा, जिसमें कि अलोन और अलोंग विद मेलनकोलिया, जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी थी मेलनकोलिया, उसके साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी ये कंडीशन हो सकती है। ये ज़्यादातर 40 ईयर ऑफ एज में होगा और इसका ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ पे एंटीसाइकोटिक और बेंजोडाइजेपिन्स, जो कि एंटी डिप्रेशन थेरेपी के साथ कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी सीजनल मूड डिसऑर्डर। सीजनल मूड डिसऑर्डर का मीनिंग है हमारा यहाँ पे आइदर बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, मूड डिसऑर्डर भी हो सकता है, और रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड रहेगा, जो कि एक ही कंडीशन में, जो कि सेम सीजन में ओकेजनल कंडीशन में, ओकेजन में होता है, मतलब कुछ टाइम के बाद, जैसे कि अभी हमारा रेनी सीज़न चल रहा है, जब जैसे चेंज होगा विंटर सीज़न स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में सिम्टम अराइज होना शुरू हो जाएंगे, और ये कॉमनली वुमेन में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या दिया है, ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ अ डे, और इसकी वजह से वो अफेक्ट करता है हमारे हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस पे अफेक्ट करेगा, उसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम क्रिएट होंगे। करेक्टरिस्टिक्स है हमारे विंटर डिप्रेशन की, डिस्फोरिया रहेगा, डिक्रीज एक्टिविटी हो जाएगी, एटिपिकल डिप्रेसिव सिम्टम रहेंगे जिसमें कि फटीग है, इंक्रीज स्लीप ज़्यादा हो जाएगी, एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी, वेट इंक्रीज हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट है हमारा यहाँ पे फोटोथेरेपी हम पेशेंट को देंगे, जिसमें कि वाइट लाइट पेशेंट को दी जाती है, और उसका वाइट लाइट है जो उसका फ्रिक्वेंसी रहेगी हमारा 2500 टू 10,000 LUX इंटेंसिटी है। मॉर्निंग के टाइम में हम इसको पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देंगे। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मूड डिप्रेशन और सेकेंडरी मेनिया। ये जो दोनों कंडीशन है हमारी, ये फिज़िकल डिसऑर्डर और ड्रग की वजह से भी होती है। दोनों कंडीशन ये सेकेंडरी, मतलब एक ये जो सिम्टम है, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है, लंबे टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ज़्यादातर उसमें बार बार उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इतना पेनफुल वो है, ट्रीटमेंट उसका चलता है, बार बार कीमो चल रही है, रेडिएशन लेनी पड़ रही है, तो लंबे टाइम तक वो डिपेंड हो जाता है फैमिली, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि पेशेंट को फील हो दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा, उसको रहेगा कि कुछ भी नहीं रहा बचा मेरी लाइफ में, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस तरीके के से बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन आती हैं जिनमें पेशेंट को ऐसे ऐसे सिम्टम, ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, तो उसकी वजह से अदर कंडीशन अराइज हो जाती हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डिप्रेशन और मेनिया। इसके बाद आता है हमारा न्यूरोटिक डिप्रेशन। न्यूरोटिक डिप्रेशन में करेक्टरिस्टिक्स है हमारे यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। डिप्रेसिव सिम्टम है रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन, जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तभी उसमें सिम्टम आते हैं। अदर न्यूरोटिक सिम्टम में जैसे कि एंजाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, फोबिया है, फोबिक सिम्टम रहेंगे, मल्टीपल सोमैटिक सिम्टम रहेंगे, वो प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ कंडीशन क्या है कि मेन इसमें दिया है कि जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन है, जो कि पर्सन
किसी की भी लाइफ में कोई भी कंडीशन आती है, एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक बर्डन आ गया पर्सन पे, फैमिली इनकम डिक्रीज हो गई है, या फैमिली में कोई अदर स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो गई पेशेंट में। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे टिपिकल कोर्स है न्यूरोटिक डिप्रेशन का। क्रॉनिक हो सकता है, फ्लक्चुएशन है, डिल्यूजन होगा, हेलुसिनेशन भी हो सकता है, और अदर साइकोटिक फीचर्स जो प्रेजेंट होंगे उसमें क्या क्या रहेगा, रिएक्टिव मूड प्रिजर्व रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि पेशेंट अपने आप जो आसपास चीज़ें हो रही है ना, वो उन चीज़ों को ना अपने से कनेक्ट करना शुरू कर देता है, इमोशनली सिम्टम्स शो करना शुरू कर देगा, इसलिए इसको रिएक्टिविटी ऑफ मूड प्रिजर्व बोला जाता है। जैसे कि कोई भी कंडीशन हो रही है, एग्जाम्पल लोग किसी के बारे में बातें बना रहे हैं या बोल रहे हैं कि लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते या कुछ भी ऐसी कंडीशन, तो वो अपने से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया भी कंडीशन हो सकती है इसमें। इसके साथ साथ ये जो सिम्टम है इवनिंग में सबसे ज़्यादा होने के चांस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे गैदरिंग होती है, गैदरिंग मतलब लोगों के साथ मिलता है, आसपास फ्रेंड सर्कल के साथ जब पर्सन मिलता है तो वो जो सिम्टम है वो कम हो जाते हैं पेशेंट में। और इसके बाद आता है जो मूड है इवनिंग में, ये मैंने आपको बता ही दिया है, गैदरिंग के साथ साथ ठीक रहेगा। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा जो सिम्टम है सुसाइडल थ्रेट और गैस्चर, ये कॉमन होता है बट कंप्लीट नहीं होता। सुसाइड थ्रेट की कंडीशन कंप्लीटेड सुसाइड कम होता है, वो बाय चांस कभी कभी, एग्जांपल जैसे कि पंखे पे लटक के घर वालों को ऐसा शो करने की कोशिश की है कि मैं मरने वाली हूँ या मरने वाला हूँ, घर वाले जब बात नहीं मान रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर कोई आसपास नहीं है या थोड़ी सी देर होगी दरवाज़ा तोड़ने में, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसका कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज कंप्लीट सुसाइड नहीं होता इसमें। इसके बाद न्यूरोटिक डिप्रेशन है, यहाँ पे रीनेम कर दिया गया है डिस्थीमिया का, जो कि डिस्थाइमिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जो कि DSM-4 TR या ICD-10 में इसका नाम डिस्थाइमिया किया है, जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी है उसमें। इसका ट्रीटमेंट है हमारा यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट, बेंजोडाइजेपिन्स, और इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन को कोई पर्सन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से कोरेस्पोंड नहीं कर रहा है, कोई उस पर असर ही नहीं आ रहा, तो हम उसको मोनामाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो वो आप डालें। इसके साथ साथ इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।